हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए। आज हम एक नई यूनिट को शुरू करने वाले हैं। दैट यूनिट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। आ जाइए। तो न्यू यूनिट शुरू करने लगे हैं हम अपनी टीचिंग यूनिट, जो कि 3rd यूनिट है। इससे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन को हम कवर कर चुके हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपके चलते रहेंगे। आप एक बार सारे सवाल बना लीजिए। इसी वीक से आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उसके सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। साथ साथ अब हम थ्योरेटिकल यूनिट्स को करेंगे। तो ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है, स्पीड से होता है, ऑब्वियसली बात है। प्रैक्टिकल यूनिट्स को थोड़ा टाइम लगता है। तो इस महीने हम टारगेट करेंगे कि 3 यूनिट्स हैं वो हमारी हो जाए, फिर अगले महीने 3 यूनिट, और फिर एक आध यूनिट है वो मई के महीने में हम कवर कर लेंगे, जिस भी तरीके से भी शेड्यूल है उसके हिसाब से। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बेटा। आ जाइए सारे के सारे बच्चे। आ जाओ आ जाओ। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलिए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है। 2-3 चीजें आप लोग इस यूनिट से रिलेटेड है वो पहले समझ लीजिए, तो आप लोगों के लिए सवाल बनाना है वो काफी आसान हो जाएगा। पहला तो वही बेटा कि इस यूनिट को आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों के एग्जाम में यहां से आप लोगों को 5-6 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला तो यही हुआ कि इस यूनिट में से अगर 5 सवाल आते हैं या 6 सवाल आते हैं तो आपका 10-12 नंबर का पेपर यहां से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, कितना पेपर देखने को मिलेगा? 10-12 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। तो अच्छी खासी वेटेज है इस यूनिट की, सबसे पहली बात। और दूसरा, अगर इसी के अंदर मैं बात करूं तो वो है कि कल को आपने टीचर ही बनना है, तो आपको यहां पर जो चीजें पढ़ने को मिल रही हैं या जो चीजें आप पढ़ोगे कि टीचर को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उस चीज को आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करो। ठीक है जी, उस चीज को आप रियल लाइफ में अप्लाई करोगे तो वही चीज आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको इस यूनिट को फोकस करना है। पहला, आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से जो 5 से सवाल आते हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को जो एग्जाम के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ, जो आपकी रियल लाइफ में टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, या जब आप टीचर बन जाओगे तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं वो होनी चाहिए। तो उन सब चीजों पे भी आप लोगों को क्या करना है? फोकस करना है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो यूज है उस पर भी फोकस करना है, और साथ ही साथ जो आप लोगों के एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे उस पर भी आप लोगों को फोकस करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट एक लेंदी यूनिट है, मैं पहले ही बता देता हूं, एक लेंदी यूनिट है, लेकिन ऐसी यूनिट है जो पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल है। इसमें आप लोगों को रट्टा मारने जैसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। 5-7% होगा जो आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा, किसी के नाम वगैरह पढ़ने को मिलेंगे। अदरवाइज ये यूनिट लेंदी जरूर है, लेकिन पूरी की पूरी क्या है बेटा? पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। कौन सी यूनिट है? पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। तो कॉन्सेप्चुअल यूनिट होने की वजह से आप लोगों को जहां से जो सवाल देखने को मिलते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो बन जाते हैं। ठीक है, आपने अच्छा किया यार, इसका मतलब ये होता है, ओके, इसका मतलब अगर ये होता है तो आप इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअलाइज करना, चीजों को अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। और तीसरी बात कि आप लोगों को यहां पर कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। कॉमन सेंस, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो ऑप्शन के बेसिस पे बन जाते हैं। कुछ पॉजिटिव ऑप्शंस होती हैं, सवाल में नेगेटिव पूछा हुआ है, कुछ नेगेटिव ऑप्शंस होती हैं, सवाल में पॉजिटिव पूछा हुआ है। तो आप ऑप्शंस को रिमूव करके, आप ऑप्शंस को डिलीट करके भी सवालों को बना सकते हो।
देन एक और चीज जो टीचिंग एप्टीट्यूड के ज्यादा सवालों में अप्लाई हो जाती है, जब आप किसी सवाल का जवाब देने लगो, है ना, जब आप किसी भी सवाल का जवाब देने लगो तो एक चीज समझ लीजिए कि आपने हर सवाल में स्टूडेंट को सेंटर में रखना है। मतलब ऐसी ऑप्शन जो स्टूडेंट के वेलफेयर के बारे में बात करेगी, आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। मैंने क्या बोला, आप लोगों को किसी भी सवाल को बनाने के लिए यह मेक श्योर करना है कि स्टूडेंट सेंटर में रहे। स्टूडेंट सेंटर में रहेगा तो आप लोगों के सवाल हैं वो ऑटोमेटिकली बनने सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? तो ये आप लोगों का एक ओवरव्यू टाइप है। यूनिट को शुरू करने से पहले कुछ बातें हमें पता होनी जरूरी हैं। अगर इन बातों की नॉलेज आप लोगों को है, अगर ये बातें आप लोगों को समझ आती हैं, तो इस यूनिट में फिर कुछ ज्यादा होता नहीं है। बड़े आराम से, बड़े इजीली आप क्या कर सकते हो, इस यूनिट को बना सकते हो। ठीक है जी, कुछ बातें जो मैं आपको आज की क्लास में बताना चाहता हूं। पहली बात तो देखिए, जब एक मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना, जैसे भी एक टॉपिक चल रहा है, जैसे वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग अपने कमेंट्स में क्वेरीज पूछ सकते हो। तो एक तो बीच में आलतू फालतू के कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है, आलतू फालतू के कमेंट मत कीजिएगा, पीडीएफ कहां है, ये कब होगा, वो कब होगा। टीचिंग पढ़ा रहा हूं, टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। आलतू फालतू किसी कमेंट का मैं कोई भी आंसर नहीं देने वाला, पहली बात ये। और दूसरी चीज, क्लास 2 घंटे भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 2 से कम भी हो सकती है, 1 घंटा भी हो सकती है। तो टाइमिंग मैं डिसाइड करूंगा। तो कोई मुझे ये मत बोल दे अगर मैंने 1 घंटे में क्लास खत्म किया है कि सर सिर्फ 1 ही घंटा बढ़ाया है, और अगर 2 घंटे किया तो रोने मत लग जाना। ये मैं बहुत सिंपल स्पष्ट शब्दों में सबको बताना चाहता हूं। इसको चाहे आप मेरा सुजेशन समझ लो, चाहे वार्निंग समझ लो, क्योंकि मैं बहुत सीरियस तरीके से सारा सिलेबस कवर करना चाहता हूं आपके फायदे के लिए। अदरवाइज आप किसी दूसरी जगह पे जाके पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पढ़ाने और उस पढ़ाने में कितना फर्क है। तो अगर कोर्स ज्वाइन किया है तो कोर्स को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, आलतू फालतू बातें मत कीजिए। और दूसरी बात, अगर इसकी सेकंड क्लास में कोई बच्चा आ रहा है, किसी भी कोर्स की सेकंड थर्ड किसी भी क्लास में कोई बच्चा आ रहा है, तो ये मेक श्योर करे कि वो पहले की क्लासेस को देख के आए, क्योंकि पहले पढ़ोगे तभी आगे समझ आएगा। मैं किसी के क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करने वाला हूं, फिर वो आपकी प्रॉब्लम है। आप चाहे मेरे बारे में अच्छा बोलो, बुरा बोलो, कहीं पे भी जाके कुछ भी बोलो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने आपको बोला है कि पहली क्लास देख के आओ तो मतलब देख के आओ, दूसरी क्लास में पहली क्लास की कोई भी बात नहीं होगी। बस दैट्स द ओनली थिंग जो मुझे आप लोगों को बतानी है, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछली कुछ क्लासेस में कुछ बच्चे ज्यादा ही चीजों को लाइटली ले रहे हैं। तो ये लाइटली लेना बंद कर दो, ठीक है। अगर मैं कुछ कहता नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा उछलना शुरू कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें उछलना आता है तो मुझे सही करना भी आता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो अच्छे बच्चों की तरह स्टूडेंट्स बन के पढ़ाई पे फोकस करो। अब आता है टीचिंग। अब देखो, टीचिंग का मतलब क्या होता है, हर किसी को पता है। टीचिंग का मतलब क्या है कि एक टीचर अपने बच्चों को कुछ नॉलेज ट्रांसफर करता है, उनको कुछ चीजें हैं वो ट्रांसफर करता है। क्योंकि टीचर क्या है, एक एक्सपर्ट बंदा है। टीचर एक एक्सपर्ट बंदा है। तो जब टीचर एक एक्सपर्ट पर्सन है तो वो अपनी नॉलेज से बच्चों को नॉलेज ट्रांसफर करता है। मतलब इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना है, वो क्या है कि हमें टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं समझना कि एक टीचर और एक स्टूडेंट है, जो टीचर ने स्टूडेंट को जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो पढ़ा दिया। टीचिंग का स्कोप बहुत बड़ा है। टीचर बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। टीचर बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है कि भैया बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की नॉलेज नहीं देना, उनको उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी एटीट्यूड, उनकी थिंकिंग, उनकी परसेप्शन, हर चीज को चेंज करने पे फोकस करता है। ठीक है जी। टीचिंग इज द स्ट्रेटेजी ऑफ हाउ अ टीचर सेटिस्फाई हिज स्टूडेंट्स थ्रू हिज इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या हुआ कि मैं जो आपको डिलीवर करना चाहता हूं, मैंने वो आपको डिलीवर किया, आपने वो रिसीव किया, और वो फिर आप लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया।
दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ टीचिंग। यहां पर टीचिंग इज द एक्ट विच असिस्ट लर्निंग इन इंडिविजुअल, इट प्रोवाइड द एप्लीकेशन ऑफ डिजायर्ड स्किल, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर विच फैसिलिटेट्स लर्निंग। ठीक है, तो ये टीचिंग की कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। टीचिंग का मतलब क्या है कि टीचर अपनी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स तक ट्रांसफर करता है, बच्चे उस नॉलेज को लेते हैं, उस नॉलेज को लेके आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है जी। अब पहले पुराने समय पे जो टीचिंग की डेफिनेशन थी वो एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी और आज के समय पे एक मॉडर्न डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि पहले टीचिंग का मतलब क्या था और आज के समय में टीचिंग का मतलब क्या हो गया। आज से 10-15 साल पहले जब हम भी पढ़ रहे थे स्कूल में, तो टीचिंग का मतलब इतना ही होता था कि भाई टीचर आता था, सिलेबस खत्म करवाता था और चला जाता था, बस ऐसा ही होता था बेटा, कि टीचर आया है, टीचर ने सिलेबस खत्म करवाया, एक ब्लैक बोर्ड है उस पर सब कुछ लिखा, हमने फटाफट नोट डाउन किया और बात खत्म। लेकिन अब के समय में कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अब बच्चों को वो एक बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करता है, सिलेबस हो ना हो, लेकिन बच्चों को एक बेटर पर्सन बनाना है जो कि सोसाइटी में जाएगा और सोसाइटी में जाके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करेगा। सोसाइटी में जाएगा और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करेगा, दैट इज मॉडर्न डेफिनेशन। पहले क्या था कि बस सिलेबस खत्म करो, दैट्स इट। लेकिन आज के समय में इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि वो सोसाइटी में रहने लायक बच्चे को बनाए। किसको, किसके लिए? बच्चे को सोसाइटी में रहने लायक बनाए। अब कुछ लोगों ने डेफिनेशंस दी हुई है। टीचिंग इज अ डिसिप्लिन्ड सोशल प्रोसेस। देखो सोशल प्रोसेस समझ रहे हो ना, कि ये एक इंटरेक्शन है बच्चों के और टीचर के बीच में, एक इंटरेक्शन है, तभी तो सोसाइटी की बात हो रही है। सोशल का मतलब जहां पर आप सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हो। तो टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है विच टीचर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ लेस एक्सपीरियंस पपिल। मतलब वो बच्चे जिनको अभी इतनी नॉलेज नहीं है, उनके एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड आइडियाज ऑफ सोसाइटी। दस टीचिंग इज रिड्यूस्ड टू व्हाट टीचर टीच। तो टीचर बच्चों को क्या पढ़ाना चाहता है, दैट इज ऑल अबाउट टीचिंग। वो उसमें इंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है, उसमें ट्रेनिंग भी हो सकता है, उसमें कोचिंग भी हो सकता है। तो ये तो टीचर अपना रोल प्ले करता है जिससे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा सके, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट की जा सके। ठीक है, दैट इज द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। अब टीचर, एजुकेशन और स्टूडेंट। अब नॉर्मली ना जब आप टीचिंग और लर्निंग की बात करते हो, है ना, टीचिंग और लर्निंग की बात करते हो, तो ये दोनों साइड बाय साइड चलती हैं, क्योंकि टीचिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लर्निंग, है ना। लर्निंग का मतलब क्या होता है, किसी के बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ जाना। आपने कोई चीज सीख लिया, आपकी वो सीखी हुई चीज आपके बिहेवियर का एक हिस्सा बन चुकी है, उसी को लर्निंग बोल देते हैं, है ना। जैसे आपने इंग्लिश सीख लिया, तो इंग्लिश आप लोगों की एक लर्निंग बन चुकी है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के बाद आपके बिहेवियर में, आपकी बातचीत में, आपके लिखने में एक फर्क आ गया। तो जो भी परमानेंट चेंज होता है उसको बोलते हैं लर्निंग। यहां पर कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी हैं। बात वही है, टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन एंड इट इज स्पेशल फंक्शन टू इंपार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। कि बच्चों के अंदर अलग अलग स्किल्स को इंपार्ट करना, बच्चों के अंदर अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स को डेवलप करना, दैट इज टीचिंग। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। टीचिंग का पर्पस क्या है कि हम लर्निंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं क्या वो सही तरीके से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। देन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। लर्निंग इज द कंप्लीट रिजल्ट, मतलब लर्निंग है वो टीचिंग का लास्ट ऑब्जेक्टिव है। टीचिंग मींस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। बच्चों के और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको टीचिंग बोल दिया जाता है। सो टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल टीचर और इंस्ट्रक्शन देता है दूसरे बच्चे को, इंस्ट्रक्ट अनदर। ठीक है, तो भाई बातें घूम रही हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों को पता ही है कि टीचिंग का मतलब क्या होता है। टीचिंग के मतलब से आपको डेफिनेशन से सवाल नहीं पूछा जाएगा, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है वो सवाल में पूछे जाते हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है। टीचिंग नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कल आप लोगों को एक काम करना है जो कि बहुत ही जरूरी है। आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है, यह आपका होमवर्क है।
आपका होमवर्क है, आपने ऐसी कोई 7 से लेके 10 तक क्वालिटीज लिखनी है जो आप अपने अंदर चाहते हो जब आप टीचर बनोगे। बात समझ आई? होमवर्क मैंने क्या बोला कि आपको कल कोई ऐसी 7 से लेके 10 तक क्वालिटीज लिखनी है जो आप चाहते हो कि जब आप टीचर बनोगे तो आपके अंदर हो। जब आप टीचर बनो तो वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर हो। दैट इज द क्वालिटीज ऑफ टीचर। हिंदी मीडियम में पढ़ाइए सर, तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूं क्या? मैं हिंदी ही तो बोल रहा हूं बेटा, इंग्लिश थोड़ी बोल रहा हूं। अब अगर इससे ज्यादा हिंदी चाहिए तो इससे ज्यादा हिंदी तो भाई कोई भी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? मिक्स करके ही पढ़ा रहे हैं ताकि सब बच्चों को समझ आए। सबसे पहला टीचिंग का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग होती क्या है, टीचिंग का स्कोप क्या है। टीचिंग में क्या हो रहा है, बच्चों को पहले तो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? जैसे हम आपको गाइड करते हैं कि क्या काम कैसे करना है, कौन सा तरीका है किसी काम को करने का। दूसरा, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना? बच्चों को ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप सीखिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। टीचिंग इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चों को जो नॉलेज नहीं है, जो टीचर बच्चों को नॉलेज देना चाहता है, उस नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता है। देन अ टीचर कैन टीच इफेक्टिवली, ही हैज फुल कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट। एक टीचर कब अच्छा टीचर बन सकता है? जब उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, जब उसको अपने सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस होगा, है ना? देन टीचिंग इज इंटरेक्शन बिटवीन लर्निंग एंड टीचर, ये हो गया। टीचिंग इज द आर्ट ऑफ गिविंग नॉलेज, टीचिंग इज द साइंस ऑफ एजुकेट। अब देखो, टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे? आर्ट और साइंस में डिफरेंस होता है। साइंस का मतलब क्या होता है? जब मैं बात करता हूं साइंस की, तो साइंस का मतलब होता है रूल्स। टीचिंग में कुछ रूल्स होते हैं जो सारे टीचर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। क्या होता है? टीचिंग में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सारे टीचर्स को फॉलो करने पड़ते हैं कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, और उन्हीं रूल्स की बेहतर एप्लीकेशन को आर्ट्स बोल दिया जाता है। ठीक है जी? तो टीचिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों? क्योंकि साइंस के हिसाब से आपको और कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उन रूल्स को जो टीचर जितने बेहतर तरीके से फॉलो करेगा वो उतना बेहतर टीचर होगा, वो बच्चों को उतना बेहतर तरीके से पढ़ा पाएगा। देन टीचिंग इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, लगातार टीचिंग चलती रहती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, ये आगे पूरा टॉपिक भी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहां पे सीखते हो। इनफॉर्मली सबसे पहले तो आप घर से सीखते हो ना, अपने पेरेंट्स से सीखते हो, अपने मम्मी पापा से सीखते हो। तो उस तरीके की लर्निंग को हम इनफॉर्मल लर्निंग बोल देते हैं। और जब आप फॉर्मली, जहां पर बहुत सारे रूल्स होते हैं, आप स्कूल में जाके सीखते हो, उसको क्या बोल दिया जाता है? दैट इज फॉर्मल लर्निंग। उसको फॉर्मल लर्निंग का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ नेचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचिंग के, जो आप लोगों ने क्या करना बेटा? याद रखने। मतलब याद तो रखने जैसा कुछ है ही नहीं। आगे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। अब ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें, बहुत ही कॉमन सेंस की बातें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल। देखो, आप दिमाग में रखो कि यार एक टीचर है या एक टीचिंग है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। आप एक अच्छे टीचर के अंदर क्या क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि आप अगर टीचर बनोगे तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हम बोलते हैं ना कि हमारा बेस कमजोर है, तो बच्चों के बेस को मजबूत करने का काम कौन करता है? टीचर करता है ना? छोटे बच्चे हैं पहली दूसरी क्लास में, वहां से जितनी बेहतर पढ़ाई होगी बच्चे उतने बेहतर तरीके से सीखेंगे। एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ सब्जेक्ट बीइंग टॉट। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, टीचर ये बताएगा। फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करना। कनेक्ट विद लर्नर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, और फॉर्मेशन ऑफ अ बिलीफ सिस्टम। अब देखो, ये जो है ना बिलीफ सिस्टम, ये है इंडोक्ट्रिनेशन। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा। इंडोक्ट्रिनेशन क्या हो गया? इंडोक्ट्रिनेशन। बिलीफ सिस्टम का मतलब क्या होता है कि टीचर बच्चों की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आप लोगों को यह बताता रहूं, जैसे छोटे बच्चे, सपोज करो पहली दूसरी क्लास में आप मेरे से पढ़ने को आए, तो मैंने आपके दिमाग में डर डाल दिया पहले कि भाई भूत होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैलें होती हैं,
और मैं लगातार वो चीज आपके दिमाग में बिठाता रहा, तो आप अंध भगत बन जाओगे, अंधविश्वासी बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भूत प्रेत होते हैं, जबकि वो रियलिटी नहीं होती। और दूसरी जगह पर एक दूसरा टीचर है जो बच्चों को साइंस के बारे में बता रहा है, जो उनको बोलता है कि नहीं नहीं, भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये साइंस है, कैसे चीजें काम करती हैं वो समझाता है। तो दोनों बच्चों के दिमाग का जो बिलीव सिस्टम है वो एक टीचर के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। एक है वो बेहतर तरीके से कर रहा है, और दूसरा बच्चों को नेगेटिव थिंकिंग की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है जी। ओवरकम देयर इंडिविजुअल डिफरेंस। अब अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो उनके इंडिविजुअल डिफरेंस पे फोकस करना। डिजायर्ड चेंज इन पपल्स, बच्चों के अंदर जिस चेंज की जरूरत है वो चेंज लेके आना। देन आता है शेप बिहेवियर, उनके बिहेवियर को सही तरीके से वो शेप करना, बच्चों को नई नॉलेज देनी, उनके स्किल्स को इंप्रूव करना, और उनको सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनाना। क्या करना? उनको सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनाना, ताकि वो सोसाइटी में रहते हुए सोसाइटी के लिए अच्छा कर सके, सोसाइटी में आगे बढ़ सके। तो ये सब क्या है? दीज आर बेसिक फीचर्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग के अंदर ये सारी चीजों का होना जरूरी है ना। आगे आता है टीचिंग एज एन आर्ट। अब इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों को मैं बता देता हूं। टीचिंग एक साइंस और आर्ट्स कैसे है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। साइंस का मतलब क्या होता है? रूल्स। जैसे एक रूल है, बेसिकली रूल है कि आपको बोल दिया कि एक टीचर है, वो पहले इजी टॉपिक पढ़ाएगा, फिर डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाएगा। एक रूल है, मैक्सिम है टीचिंग का, कि पहले आप बच्चों को वो चीजें पढ़ाओ जो आसान है, उसके बाद आप उन चीजों को पढ़ाओ जो थोड़ी डिफिकल्ट है। तो ये एक मैक्सिम है। अब हर टीचर को पता है कि हमें पहले बच्चों को इजी चीजें पढ़ानी है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट चीजों पे जाना है। अब ये तो हुआ साइंस, कि ये तो साइंस है, लेकिन कौन सा टीचर उसको कितने बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन सा टीचर उसको कितने इफेक्टिव तरीके से अप्लाई कर रहा है, दैट इज ऑल अबाउट आर्ट्स। समझ आ गया? तो साइंस का मतलब क्या है कि कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन उन रूल्स को आप कितने बेहतर तरीके से अप्लाई कर रहे हो, दैट इज साइंस। कि आप उन रूल्स को कितने बेहतर तरीके से अप्लाई करोगे, उन रूल्स को बेस बना के कितना बेहतर बच्चों को पढ़ाओगे, समझाओगे, दैट इज ऑल अबाउट साइंस। तो सॉरी, दैट इज आर्ट। मतलब टीचर एक आर्टिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो साइंस के रूल्स को पढ़ा रहा है। अब देखो, जैसे लेक्चर, एक टीचर लेक्चर दे रहा है, लेक्चर देना एक साइंस, एक रूल है, मतलब लेक्चर देना, लेकिन वो कितना बेहतर लेक्चर दे रहा है, कितना बेहतर लेक्चर दे रहा है, दैट इज आर्ट। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब क्लासरूम में हम अलग अलग तरीके के टीचिंग स्टाइल्स की बात करते हैं। नॉर्मली ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक टीचिंग एंड लेजेस-फेयर एटीट्यूड। हिंदी की पीडीएफ मिलेगी तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है जी। ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या होता है? जहां पे सारा कंट्रोल किसके पास होता है? टीचर के पास। सारा कंट्रोल किसके पास है? टीचर के पास। जिस तरीके के टीचिंग मेथड में सारे का सारा कंट्रोल टीचिंग के पास हो, उसको बोलते हैं ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन का मतलब कि अथॉरिटी किसके पास है? टीचर के पास है। तो जो टीचर चाहेगा उस तरीके से सारी चीजें होंगी। टीचर, इसको मेमोरी लेवल भी बोल देते हैं। ठीक है, इस पे स्टार लगा लीजिए, आगे आएगा। मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल का मतलब कि छोटे बच्चे हैं, टीचर जो बोलेगा ए फॉर एप्पल तो वो ए फॉर एप्पल बोलेंगे, अगर वो बोलेगा ए फॉर बॉल तो ए फॉर बॉल भी बोलेंगे। तो मतलब यहां पर टीचर के पास पूरा कंट्रोल है। वो कैसे पढ़ाएगा, कैसे नहीं पढ़ाएगा, सब कुछ टीचर डिसाइड करेगा। तो इसको टीचर सेंट्रिक अप्रोच बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर टीचर सेंटर में है। राइट। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जहां पर टीचर और स्टूडेंट आपस में मिलकर काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 8वीं 10वीं के बच्चे होते हैं तो टीचर से सवाल पूछते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाती है, जहां पर बच्चे और टीचर आपस में मिलकर बातचीत कर पाते हैं, जहां पर बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, जहां पर बच्चे चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जहां पर वो थॉट्स डेवलप कर पाते हैं। तो यहां पर क्लासरूम में डिस्कशंस होती है, टीचर अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करता है, बच्चे अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करते हैं, और उनका आपस में क्या होता है? इंटरेक्शन शुरू होता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। सो दिस कम्स अंडर अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यहां पर वो बच्चों से सवाल भी पूछेगा, बच्चे भी सवाल पूछेंगे। अगर टीचर कुछ गलत पढ़ा रहा होगा तो बच्चे बोलेंगे कि आप कैसे कर रहे हो। तो ये सेकंड लेवल आ जाता है, जिसको आप क्या बोल देते हो? दैट इज व्हाट वी कॉल डेमोक्रेटिक टीचिंग।
इसको कौन सा लेवल बोल दिया जाता है बेटा? दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक टीचिंग। देन लास्ट में आता है लेजेस-फेयर। इसका मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल। अब यहां पर जो टीचर का रोल है ना, वो जस्ट 10% रह जाता है, 90% रोल किसका हो जाता है? स्टूडेंट का हो जाता है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे आके पूरे का पूरा 90% कंट्रोल तो बच्चों के पास है। जैसे पीएचडी करते हैं, अब जब आप पीएचडी करते हो, जैसे नर्सरी को पीएचडी के साथ कंपेयर करो, नर्सरी में आपको वर्ड टू वर्ड आपका टीचर बताता है, एक एक चीज आपका टीचर बताता है। लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्रॉस करके रिफ्लेक्टिव पे जाते हो, दैट मींस जब आप चले जाते हो कहां पर? रिफ्लेक्टिव लेवल, पीएचडी पे, तो टीचर का काम सिर्फ आपको गाइड करना होता है, ये काम ऐसे करना तो आपको पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं लेजेस-फेयर। लेजेस-फेयर एटीट्यूड का मतलब कि जहां पर पूरे का पूरा कंट्रोल किसके पास आ चुका है? स्टूडेंट्स के पास आ चुका है। जो भी कर रहा है स्टूडेंट खुद कर रहे हैं, स्टूडेंट को ही सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है जी, स्टूडेंट्स को ही करना पड़ रहा है। अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन, बेटा ये टीचिंग में पेरेंटिंग के स्टाइल है, ये टॉपिक आगे आएगा। ठीक है, वो पेरेंटिंग के स्टाइल है कि अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है, वो आगे आएगा। ठीक है जी, तो यहां पर जैसे आप नर्सरी में हो गए, यहां पर आप 8वीं 10वीं क्लास में आ गए, और यहां पर आप क्या हो गया? इस स्टेज पे आ गए आप, जहां पर आप पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन पे या फिर डॉक्टरेट लेवल पे चले जाते हो, जहां पर टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? आपको एक सिंपल सपोर्ट करना होता है। टीचर का मेन मकसद, टीचर का मेन उद्देश्य सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना होता है, बाकी काम आपको ही करना पड़ता है। ठीक है जी। अब ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 4 चीजें होती हैं: टीचिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग, कोचिंग। टीएम, टीसी। ध्यान से समझना, ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स तो इतना मतलब ऐसे डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को इन सब वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। जब टीचर ने आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाना है जो बहुत सिंपल है, मतलब एक जनरल टॉपिक है, जैसे आप हर रोज अपने किसी टॉपिक के बारे में बात करें, एक ऐसा टॉपिक जहां पर कोई मतलब नॉर्मल टॉपिक है जिसकी नॉलेज आपको भी है, मुझे भी है, और डायरेक्टली वो पढ़ाया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टीचिंग। ठीक है जी। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत आसान भी है और डायरेक्टली पढ़ाया जा सकता है, जिसपे लेक्चर दिया जा सकता है, दैट इज टीचिंग। लेकिन अगर कोई टॉपिक स्पेसिफिक नेचर का है और डायरेक्टली पढ़ाया जा सकता है, दैट इज कोचिंग। इसका मतलब ट्रेनिंग, इसको क्या बोल देते हैं? हैंड्स, हाथों से जो कोई काम आपको सिखाया जाता है, वो सिखाया तो डायरेक्ट जाता है, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइप का होता है। जैसे आप बोल देते हो दिस व्हाट यू कॉल, जैसे कंप्यूटर सिखाना, तो ये है तो आप लोगों का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, आपको कंप्यूटर भी डायरेक्ट सिखाया जा सकता है, लेक्चर भी डायरेक्ट दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि लेक्चर में जनरल टॉपिक की बात होती है, इस वजह से वो जनरल नेचर कहा जाता है। लेकिन अगर वही स्पेसिफिक नेचर हो जाए तो टीचिंग क्या बन जाती है बेटा? ट्रेनिंग बन जाती है। टीचिंग क्या बन जाती है? टीचिंग बिकम्स ट्रेनिंग, टीचिंग ट्रेनिंग बन जाती है। उसी तरीके से अगर कोई टॉपिक जनरल नेचर का है और उसको इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़े, तो उसको बोलते हैं मेंटरिंग। क्या बोल देते हैं? मेंटर करना, कि गाइड करना। मेंटर करने का मतलब क्या होता है कि टीचर आपको पेरेंट्स की तरह गाइड करता है। और वहीं पर अगर वो स्पेसिफिक नेचर का हो जाए तो कोचिंग। कोचिंग में जैसे फुटबॉल खेल रहे हो, अब फुटबॉल तो एक स्पेसिफिक टास्क आ गया ना, फुटबॉल तो एक स्पेसिफिक टास्क आ गया, तो इसमें इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं सिखाता वो आप लोगों को, बस टेक्निक्स बता देता, उसके बाद आपको खुद सब चीजें क्या करनी पड़ती हैं? परफॉर्म करनी पड़ती हैं। समझ आया? तो आप कैसे याद रख सकते हो? देखो मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं, जनरल नेचर और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यहां पर टीचिंग को याद रख लो, और इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट हो जाएगा और स्पेसिफिक नेचर हो जाएगा कोचिंग। आप चाहे तो इस साइड को याद रख लो, चाहे आप इस साइड को याद रख लो, लेकिन आपको यह याद करना पड़ेगा, दिस मैट्रिक्स यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है जी, इसको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? याद करना पड़ेगा। तो जब डायरेक्ट है तो टीचिंग, स्पेसिफिक नेचर का टॉपिक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है ट्रेनिंग, यहां पे मेंटर और यहां पे कोचिंग।
ठीक है जी। अभी ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा भी देता हूं। कोचिंग जैसे पहले ऐसे करते हैं, टीचिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिया, टीचिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। टीचिंग इज ऑल अबाउट कि आप बच्चों के अंदर बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हो। अब टीचिंग के बाद अगर हम समझने की कोशिश करें कोचिंग, कोचिंग का मतलब क्या होता है, कोच कौन होता है। जैसे आप लोगों का एक कोच है, तो वो आप लोगों को एक चीज सिखाता है, उसके बारे में आपको फीडबैक देता है, गाइडेंस देता है और डायरेक्शन देता है, ताकि आप उस काम को सही तरीके से परफॉर्म कर पाओ। कोच का मतलब, कोच का एक ऑब्जेक्टिव है कि आप जो काम कर रहे हो उसको सक्सेसफुल तरीके से परफॉर्म कर पाओ, है ना। अरे पढ़ा रहा हूं यार, सुन तो लो अभी। कोचिंग का मतलब क्या हुआ कि कोच आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप उस काम को परफॉर्म कर रहे हो। फुटबॉल है तो वो आपको बताता है कि आप फुटबॉल बेहतर तरीके से कैसे खेलोगे, उसके लिए वो आपको कोचिंग देता है। उसके लिए क्या करता है, वो आपको कोचिंग देता है। तो कोचिंग इज सपोर्टिंग समवन्स एफर्ट टू अचीव पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल, जिसमें आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करोगे। कि भाई एक बच्चा है वो फुटबॉल अच्छा खेलेगा तो स्टेट खेलेगा, नेशनल लेवल पे खेलेगा, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। तो सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव पे आप लोगों को सिखाया जाएगा। टू परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको इंप्रूव करने के लिए आप लोगों को क्या किया जाता है, कोचिंग दी जाती है। ठीक है जी। कोचिंग इज द आर्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग द परफॉर्मेंस, लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अनदर। तो कोचिंग को आपने किसके साथ रिलेट करना है, कोचिंग को आपने परफॉर्मेंस के साथ रिलेट करना है, कि आप कोचिंग के अंदर बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पे फोकस कर रहे हो। किस पे फोकस कर रहे हो, परफॉर्मेंस पे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज कोचिंग। और ऑब्वियसली बात आप लोगों को पता है कि अगर आप एक, जैसे अभी भी अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग में क्या हो रहा है कि आपके सब्जेक्ट पे कमांड हो ताकि आप अपने एग्जाम को क्लियर करो, तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना। देन आता है मेंटर। मेंटर आप लोगों को गाइड करता है और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर वो पेरेंट्स की तरह आप लोगों को गाइड करता है, और ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है, ये किसी ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं होता। वो बच्चों के अंदर एक ओवरऑल चेंज लेके आना चाहता है, वो आप लोगों के अंदर एक ओवरऑल चेंज लेके आना चाहता है। वो आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट करता है। तो मेंटर कौन होता है, मेंटर जो है वो आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशनल एंड मोर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन रिलेशंस पे जहां पे फोकस किया जाता है। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो आप लोगों को आपके पेरेंट्स की तरह गाइड करता है ताकि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। यहां पर परफॉर्मेंस का कुछ नहीं लेना देना। मेंटर क्या करता है, मेंटर आपके अंदर एक ओवरऑल चेंज लेके आना चाहता है। द मेंटर कैन आइदर बी डायरेक्ट सुपरवाइजर और मेंटर कैन फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट। ठीक है, मेंटर कोई भी पर्सन हो सकता है। मेंटरशिप में ह्यूमन रिलेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है और फिर वो आप लोगों को क्या करता है, गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है कि अच्छा ये कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब मेंटर को जाके आप अपनी कोई पर्सनल, कोई इमोशनल प्रॉब्लम भी बता सकते। ठीक है जी। जैसे आप क्लास में जो पढ़ रहे हो उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको टाइम टू टाइम मैं मोटिवेशनल सेशन लेता हूं या और सब चीजें करता हूं, वो किसका पार्ट बनता है, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ मेंटरशिप। कि मेंटरशिप में आप लोगों के ह्यूमन रिलेशन पे, जैसे कोचिंग में परफॉर्मेंस पे फोकस होता है, मेंटरशिप में किस पे फोकस होता है, ह्यूमन रिलेशन पे। आप लोगों को इमोशनली सपोर्ट करना, बेसिकली ये हो गया। इमोशनली आप लोगों को क्या करना, सपोर्ट करना, दैट कम्स अंडर मेंटरशिप। किसके अंडर आ जाता है, मेंटरशिप के अंदर आ जाता है। देन आ जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमेशा किसी स्किल की होती है और ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग पीरियड के लिए। ट्रेनिंग का सीधा सीधा कनेक्शन लर्निंग बाय डूइंग पे होता है। लर्निंग बाय डूइंग पे ट्रेनिंग में आपको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग में आप लोगों को किसी पर्टिकुलर स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप उस स्किल में एक्सपर्ट हो जाते हो तो ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। जैसे आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो आपका 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने के कोर्स में आपने कंप्यूटर सीखा, उसके बाद आप आगे चले गए, उसके बाद थोड़ी ना सीखोगे। 3 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग, तो आपको एक पर्टिकुलर स्किल पे फोकस किया जाता है। समझ आया? सो इट इज द प्रैक्टिकल साइड ऑफ लर्निंग। यहां पर जो भी आपको सिखाया जाता है वो क्या होता है, वो हमेशा प्रैक्टिकल होता है।
कौन सा होता है बेटा? वो हमेशा प्रैक्टिकल होता है। सो प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस एंड स्किल्स एंड हेल्प्स टू डेवलप देयर परफॉर्मेंस। सो फोकस ऑन स्किल्स एंड एबिलिटीज पे होता है, इसका फोकस स्किल्स पे होता है और प्रैक्टिकल अप्रोच पे फोकस करता है। और एक्चुअली उस वर्किंग एनवायरनमेंट में आप काम करते हो जिसमें आप सीखना चाहते हो, जिस वर्किंग एनवायरनमेंट का आप हिस्सा बनना चाहते हो। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कोचिंग में वर्ड कौन सा, कीवर्ड क्या है? कोचिंग में कीवर्ड है परफॉर्मेंस। मैं कीवर्ड बता रहा हूं आप लोगों को। कोचिंग में कीवर्ड क्या है बेटा? परफॉर्मेंस। मेंटर में क्या है? ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस प्लस इमोशंस, प्लस इमोशंस। और जब आप बात करते हो कोचिंग की तो इसका कीवर्ड क्या है? स्किल्स। बस इतना याद रखोगे, एग्जाम में जैसा मर्जी सवाल आए बना सकते हो। ठीक है जी। ऐसे छोटे छोटे टीचिंग में बहुत सारे कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो आप लोगों को हेल्प करेंगे सवाल बनाने में। बहुत सारे सवाल आपको बनाने में क्या करेगा बेटा? ये हेल्प करेगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो ट्रेनिंग में स्किल्स पे फोकस किया जाता है जब आपको कोई काम करना होता है। और एक वर्ड कई बार आपको और पूछा जाता है, काउंसलिंग। काउंसलिंग में पता क्या होता है? काउंसलिंग में आप लोगों की प्रॉब्लम्स को टारगेट किया जाता है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? काउंसलिंग करना। जैसे आप अपने करियर की काउंसलिंग के लिए जाते हो, करियर के लिए आपको अपने करियर के बारे में हेल्प चाहिए कि भाई मेरे को 12वीं के बाद करना, तो आप एक काउंसलर के पास जाते हो, वो आप लोगों को बताता है। या आप इमोशनली किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो जैसे काउंसलिंग सेशन होते हैं ना, जैसे कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर उनके सेशंस लिए जाते हैं, दैट इज काउंसलिंग। काउंसलर क्या करता है? आप लोगों को अंडरस्टैंड करके आपको एक सिंपैथी देता है और आपको तरीके बताता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कैसे बाहर आओगे। ठीक है जी। तो ये होता है काउंसलर, जहां पे वो रिलेशन डेवलप करता है आप लोगों के साथ। आपकी किसी तरीके से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उस पर आपको हेल्प करता है। आप किसी कंफ्यूजन में हो, आप किसी स्ट्रेस में हो, तो आपको उससे निकालने में हेल्प करता है। दैट इज अबाउट काउंसलिंग। उसको क्या बोल दिया जाता है? उसको हम बोल देते हैं काउंसलिंग। तो वो आप लोगों को फेस टू फेस एक तरीके से यह है, आप आजकल तो ऑनलाइन काउंसलिंग भी चलती है, फेस टू फेस वो आप लोगों का मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करता है। तो इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा? इसका कीवर्ड हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। मेंटर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा। मेंटरशिप एक लंबा, देखो ये तो स्पेसिफिक है, काउंसलिंग बहुत स्पेसिफिक है। काउंसलिंग की जरूरत हर किसी को नहीं होती, ये तो स्पेसिफिक हुआ, किसी किसी को काउंसलिंग की जरूरत होती है, लेकिन मेंटरशिप की जरूरत हर किसी को होती है। यार काउंसलिंग और ट्रेनिंग, आप खुद ही क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? जब मैंने बोल दिया कि ट्रेनिंग में स्किल्स की बात हो रही है, यहां पर कुछ स्किल्स की बात हो रही है, आप खुद ही कंफ्यूज हो, मेरे को समझ नहीं आता। आप किसी भी चीज का रिलेशन किसी के साथ भी बता रहे हो, जब मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूं कि इसका कीवर्ड स्किल है, तो यहां पर कोई स्किल की बात हो रही है, तो मुझे आप ये बताओ, खुद से ही क्यों क्वेश्चन बनाने लग जाते हो? मुझे ये बताओ, खुद से सवाल क्यों बनाने लग जाते हो? मैंने आपको कीवर्ड बता दिया कि बेटा इसका कीवर्ड ये है। अब उसके बाद अगर आप खुद ही मिक्स कर रहे हो चीजों को, तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है बेटा। इसलिए चीजों को मिक्स मत किया करो, जैसे मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस किया करो। तुम ना ज्यादा क्यूरियोसिटी में आ जाते हो, तुम्हें लगता है ये भी ऐसे, ऐसा नहीं होता है। आपको एक सब्जेक्ट में जेआरएफ करना है, कोई यहां पर इस सब्जेक्ट पे पीएचडी नहीं करनी होती है। तो हर किसी सब्जेक्ट का, हर किसी टॉपिक के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उस पर फोकस करते हैं। ठीक है जी। तो ये 5 टर्म्स मैंने आप लोगों को बता दिया। टीचिंग में ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, ट्रेनिंग में स्किल्स पे फोकस किया जाता है, मेंटर में आपके साथ रिलेशन बना के आपको लंबे समय तक गाइड किया जाता है, कोचिंग में किसी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाता है, और काउंसलिंग में किस चीज पे फोकस किया जाता है? आपकी किसी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आप लोगों को पता। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये सबका होमवर्क कि कोचिंग क्या है, मेंटरिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, कोचिंग ये क्या है, ये आप लोग बाद में अपना पढ़ लेना। ठीक है, इस पे मैंने होमवर्क लिख दिया है, एक एक मैंने आपको पढ़ा दिया है, बाकी आप अपने एंड से पढ़ लीजिएगा। अब आता है डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग।
डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? देखो, वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटा? वेरिएबल का मतलब क्या है? जब आप, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब कोई भी चीज जो वेरी कर रही है, जो चेंज हो रही है ना? जो चेंज हो रही है उसको क्या बोल दिया जाता है? उसको वेरिएबल बोल दिया जाता है, जो चीजें चेंज हो रही है। ठीक है जी। तो जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट, एक इंटरवीनिंग वेरिएबल, जिसको आप मीडिएटिंग वेरिएबल भी बोल देते हो। मीडिएटिंग वेरिएबल भी बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं? मीडिएटिंग वेरिएबल भी बोल दिया जाता है। ध्यान से समझना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जो इंडिपेंडेंट है, मतलब जिसपे किसी का असर नहीं हो रहा, उसका असर जिस पे हो रहा है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। जैसे अभी क्लासरूम है, आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैं टीचर हूं, अगर सपोज करो अभी नेट नहीं चल रहा था तो मैं आपको बोल देता कि शाम को 7 बजे क्लास लो, क्या आप मेरे को बोल सकते हो कि नहीं नहीं सर अभी क्लास लो? नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास का कंट्रोल मेरे पास है। आप मेरे पे डिपेंड कर रहे हो, मैं आप पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप मेरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, सॉरी डिपेंड कर रहे हो, मैं आप पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वो बंदा जो डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारी क्लासरूम में जो टीचर होता है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो खुद से चीजों को प्लान कर सकता है, खुद से चीजों को मॉडिफाई कर सकता है, और बच्चों को टीचर के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर मैंने आपको बोल दिया नहीं नहीं क्लास शाम को 7 बजे होगी, तो आपको 7 बजे आना पड़ेगा, दैट्स सिंपल। तो आप मेरे हिसाब से चल रहे हो, मैं आपके हिसाब से नहीं चल रहा। लेकिन इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में जोड़ने के लिए जितनी भी चीजें होती हैं उसको बोलते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल, या जिसको बोल देते हैं कनेक्ट। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है? मतलब आप और मैं किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं? लर्निंग से कनेक्ट हो रहे हैं, लर्निंग से कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। हम आपस में नॉलेज को ट्रांसफर कैसे कर पा रहे हैं? तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। लर्निंग हो सकता है, करिकुलम हो सकता है, सिलेबस हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, सीएन अचीवर्स एप्लीकेशन हो सकते हैं, कुछ भी। मतलब जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में जोड़ने का काम करता है उसको इंटरवीनिंग वेरिएबल बोल दिया जाता है, उसको इंटरवीनिंग वेरिएबल बोल दिया जाता है। ठीक है जी। तो मीडिएटर वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो टीचिंग, यहां पर टीचर क्या है? यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टूडेंट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो कोई भी चीज जो इनको आपस में जोड़ने का काम करती है दैट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल। स्टडी मटेरियल बोल दो, बुक्स बोल दो, क्लासरूम लर्निंग बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है जी। अगर आप इसको देखते हो तो टीचर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि वो रिस्पॉन्सिबल है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है, बच्चे तो उससे प्रभावित होंगे, बच्चे उसके हिसाब से चलेंगे। बच्चों को टीचर के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीचर ही क्लास में सब कुछ करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, लीड करता है, कंट्रोल करता है। तो ये सारे काम टीचर के द्वारा किए जाते हैं। तो टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और स्टूडेंट, क्योंकि ये आ गया स्टूडेंट, स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि स्टूडेंट को टीचर पे डिपेंड करना पड़ रहा है। स्टूडेंट को डिपेंड करना पड़ता है क्योंकि टीचर जैसे उनको पढ़ाएगा, जो पढ़ाएगा, जिस तरीके से पढ़ाएगा, बच्चों को उसी तरीके से टीचर की गाइडेंस में आगे बढ़ना पड़ेगा, बच्चों को उसी तरीके से सीखना पड़ेगा। दैट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल। और बीच में आ जाता है डिजायर इंटरेक्शन, हमारी इंटरेक्शन। जैसे अभी ये कंटेंट है, ये भी इंटरवीनिंग वेरिएबल है। ये डिजिटल बोर्ड है, ये भी समझ रहे हो ना? वो कोई भी चीज छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हो जो आपको और मेरे को जोड़ रही है, इंटरनेट जोड़ रहा है, सीएन अचीवर्स जोड़ रहा है, हमारी स्लाइड जोड़ रही है, हमारी लर्निंग जोड़ रही है, हमारी क्लासरूम इन्वायरमेंट, तो वो सारी चीजें जो इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जो इसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, उसको क्या बोल देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल, उसको क्या बोल दिया जाता है? उसको बोल दिया जाता है इंटरवीनिंग वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल। उसको क्या नाम दिया जाता है बेटा? उसको नाम दिया जाता है इंटरवीनिंग वेरिएबल या फिर मीडिएटिंग वेरिएबल। उसको हम इंटरवीनिंग वेरिएबल भी बोल देते हैं और मीडिएटिंग वेरिएबल का नाम भी दे देते हैं। नोट्स कैसे बनाएं? भाई पूरा यूट्यूब पे एक वीडियो ले रखा है, 50,000 बच्चों ने देख रखा है उसको जाके देख के नोट्स बनाओ।
अब हर रोज हर क्लास में बच्चा कोई 10 बच्चे आके बोलते सर नोट्स कैसे बनाएं, वीडियो बनाया हुआ है उसको देख लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने हैं। YouTube पे जाके वीडियो देख लो बेटा, उसमें बताया हुआ है। अब एक एक बच्चे को मैं नहीं बता सकता, इवन के नोट्स का सैंपल भी भेज दिया, उसके बाद भी आज तक मेरे को क्वेरीज आ रही हैं नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। तो आप एक बार जाके प्लीज YouTube की वीडियो देख लीजिए नोट्स मेकिंग पे, 50,000 व्यूज हैं उस पे। तो ये 3 तरीके के वेरिएबल्स हैं। टीचिंग है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो आपस में इंटरवीनिंग वेरिएबल है उसके अंदर आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड टीचर, अब ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। एक टीचर की कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है, मतलब पढ़ भी लोगे तो आपको पता है कि भाई टीचर का डिसिप्लिन होना जरूरी है, वो बच्चों को अंडरस्टैंड करे, सबसे इंपॉर्टेंट है टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यही तो सब चीजें हैं जो एक टीचर को अच्छा टीचर बनाती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक टीचर है और एक इफेक्टिव टीचर है, दोनों में फर्क है। टीचर तो कोई भी हो सकता है जो पढ़ा रहा है, लेकिन इफेक्टिव वही है ना जो बेहतर तरीके से पढ़ा रहा है। तो आप लोगों को डिफरेंस समझना है कि टीचर और इफेक्टिव टीचर में क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है कि जो इफेक्टिव टीचर है वो बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक है जी। हिंदी की पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी की पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लो। हिंदी की पीडीएफ को मिला के ये पूरे का पूरा कंटेंट हिंदी में आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। तो हिंदी वाले बच्चे टेंशन मत लीजिए, अभी यहां पर सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे लिखा हुआ ना, उसका टीचिंग का पैशन होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो अपनी चीजों को लेकर रिजिड ना हो, टाइम टू टाइम उसको लगता है कि अगर ये मॉडिफाई होना चाहिए तो वो मॉडिफाई कर ले अपने बिहेवियर को। उसके अंदर केयरिंग नेचर होना चाहिए, एक लीडरशिप होनी चाहिए, अच्छा टीचिंग स्टाइल होना चाहिए, टीचिंग में ह्यूमर का होना बहुत जरूरी है, टीचिंग का मतलब मेंटरशिप है, मतलब वो सारी चीजें, मतलब समझ रहे हो ना। एक टीचर हर तरीके का रोल प्ले करता है, टीचर हर तरीके का रोल प्ले करता है, वो मेंटर भी है, वो गाइड भी है, वो कोच भी है, वो काउंसलर भी है। तो टीचर इज ऑल अबाउट एवरीथिंग। टीचिंग में सारी चीजें आ जाती, टीचिंग में सब चीजें आ जाती हैं। अब देखो जैसे रोल ऑफ टीचर, अब देखो ये वो पॉइंट आ गया। डेटा कोच मतलब वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, वो आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, वो आपका मेंटर है। करिकुलम स्पेशलिस्ट मतलब वो सिलेबस डिजाइन करता है, उसको कवर करता है, वो क्लासरूम में आपको सपोर्ट करता है, वो अलग अलग तरीके की इंस्ट्रक्शंस बनाता है कि आपको पढ़ाना कैसे है। और देन आ जाता है रिसोर्स प्रोवाइडर, कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? इज इट क्लियर? यही स्लाइडें मिलेंगी भाई हिंदी में भी, सेम टू सेम स्लाइडें हिंदी में मिलेंगी। अब आता है टीचर, कंटेंट और स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैट्रिक्स को समझना, इस ट्रायंगल को समझना, इस ट्रायंगल को समझना बहुत जरूरी है। जब हम क्लासरूम, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक तरीके से समझ लीजिए। जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो 3 अलग अलग तरीके के रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन बच्चों का स्टूडेंट के टीचर के साथ। फर्स्ट रिलेशन कौन सा? जो स्टूडेंट का टीचर के साथ होता है। तो स्टूडेंट का टीचर के साथ क्या होगा? जो क्लासरूम में इंटरेक्शन हो रही है, जो वो टीचर से सवाल पूछ रहे हैं, जो टीचर उनको पढ़ा रहा है, दैट इज द वन साइड जहां पर टीचर और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है। दैट इज द फर्स्ट, मतलब क्या रिलेशनशिप है, अच्छा होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम पे, एडोलसेंस, मतलब समझ रहे हो ना, वही सारी चीजें जो टीचर कर रहा है। देन दूसरा होता है टीचर और कंटेंट का, मतलब जो टीचर ने कंटेंट, समझ रहे हो ना, जैसे अभी जो मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं वो कहां पे आ रहा है? वो हमारा यहां पे आ रहा है। दूसरा, जो मैंने ये कंटेंट बनाया और ये जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, वो जो मेरा रिलेशन है वो कंटेंट के साथ है कि मैं आपको कितने बेहतर तरीके से इस कंटेंट की डिलीवरी दे पा रहा हूं, मैंने कितने बेहतर तरीके से कंटेंट बनाया है। और तीसरा रिलेशन आपका इस कंटेंट से है कि आप इस कंटेंट को कितने बेहतर तरीके से सीख पा रहे हो, आप इस कंटेंट को कितने बेहतर तरीके से पढ़ पा रहे हो। समझ आया? किसी को इस बात में कोई दिक्कत?
वीडियो चल गया क्या? आई होप चल गया, बीच में स्टक हो गया था। ठीक है जी। तो तीनों चीजों को दोबारा बता रहा हूं। पहला कि टीचर का कंटेंट के क्या साथ लेना देना है, कि टीचर कैसे कंटेंट बना रहा है, उसको कैसे डिलीवर कर रहा है। देन आ जाता है टीचर का स्टूडेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, कि मैं आप लोगों को इस कंटेंट आपके साथ इंटरेक्शन कैसी कर रहा हूं। और देन आ जाता है कंटेंट और स्टूडेंट का, कि बच्चों का कंटेंट के साथ कैसा रिलेशन है, कि बच्चे कैसे उस कंटेंट से सीख पा रहे हैं, कैसे उस कंटेंट से सीख पा रहे हैं। दैट इज अबाउट कंटेंट और स्टूडेंट। ठीक है जी, यस। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब देखो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, याद करने जैसा कुछ नहीं है, कि भाई टीचिंग के अंदर कौन कौन से रूल्स होते हैं, मतलब कैसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आप लोगों को समझने हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है, कि भैया टाइम टू टाइम टीचर आपको मोटिवेट करे, है ना, टाइम टू टाइम टीचर आपको मोटिवेट करे कि नहीं नहीं बेटा तुम कर सकते हो। क्योंकि इस पूरी जर्नी में, अगर इसी जर्नी में देखो तो आप 1 महीना निकल गया, आपका 4-5 महीने पेंडिंग है। तो इस 4-5 महीने में काफी सारी बार चीजें ऐसी होंगी कि आप अप डाउन फील करोगे, मतलब कभी आपका मोरल बढ़ेगा, कभी नीचे आएगा, इस तरीके से। तो आप लोगों को लगातार मोटिवेट करना। एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूं, तो मैं आपको होमवर्क क्यों देता हूं, मैं आपको होमवर्क क्यों देता हूं, मैं होमवर्क इस वजह से देता हूं ताकि आपके अंदर खुद से पढ़ने की भी एक हो, मतलब आपको लगे कि नहीं नहीं मुझे खुद से भी पढ़ना है, तो वो इंपॉर्टेंट है। जाना जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ये ढूंढना कि बच्चों का कौन सी चीज में इंटरेस्ट है ना, कि कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाना। देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। जैसे मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दे देता हूं जो आपकी पर्सनल लाइफ के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और जब आपको कोई टीचर एग्जांपल से पढ़ाता है तो वो लंबे समय तक याद रहता है। यस और नो? जब कोई टीचर आप लोगों को एग्जांपल्स की हेल्प से पढ़ाता है तो फिर वो आपको लंबे समय तक याद रहता है, वो आप लंबे समय तक याद रख पाते हो। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, हमारी अपनी जिंदगी के साथ चीजों को जोड़ना। देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। डेफिनेट एम पता है मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। जब आप छोटे थे ना, तो आप लोग पता क्या करते थे, मतलब मैं तो ऐसे ही करता था। हमारे मतलब मेरे डैडी के चाचा जी थे ना, वो पायलट थे। तो एक बार वो हमारे घर पे आए, तो मैंने उनको देखा, मैंने बोला अच्छा मैं तो बड़ा होकर पायलट बनूंगा। फिर एक और हैं कोई, वो डॉक्टर थे, वो आए, तो फिर मैंने पापा को बोला मैं तो डॉक्टर। मतलब जो भी घर में आया, जिसको भी मिला बस वही। दैट इज इनडेफिनिट। टीचर आपको बताता है कि आपकी जिंदगी का एम क्या होना चाहिए, टीचर आपको बताता है कि आप किस चीज में बेस्ट कर सकते हो, टीचर आपको गाइड करता है, टीचर आपको समझाता है कि ये चीज आपके लिए बनी हो या आपको इस चीज पे काम करना है। जाना जाता है रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टीचर है, वो आप लोगों को इंडिविजुअल डिफरेंस पे काम करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि टीचर को समझना पड़ेगा कि क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ अबव एवरेज होते हैं और कुछ बिलो एवरेज होते हैं। हमें हर किसी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, हमें हर किसी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, है ना। देन आ जाता प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्लानिंग, डिवीजन। सिलेक्शन का मतलब कंटेंट को सिलेक्ट करना, कैसा कंटेंट डिलीवर करना है। प्लानिंग, कैसे पढ़ाना है, क्लास में आने से पहले प्लान करना है। डिवीजन का मतलब पूरे कंटेंट को किस तरीके से डिवाइड करना है, कैसे टुकड़ों में पढ़ाना है। रिवीजन, फिर बाद में रिवाइज करना है। डेमोक्रेटिक डीलिंग, डेमोक्रेटिक डीलिंग समझ रहे हो ना, कि क्लासरूम में बच्चों के साथ ऐसी डीलिंग हो कि बच्चे भी अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूं, आपको अपने व्यूज पॉइंट पर एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो यहां पर डेमोक्रेटिक डीलिंग का मतलब क्या हुआ कि भैया आप भी बोल रहे हो और मैं भी बोल रहा हूं, हर कोई आपस में बातचीत कर पा रहा। और देन आ जाता है क्रिएशन और रिक्रिएशन। आपको फिर आप लोगों को कुछ सिखाना और फिर आपको बोला कि आप रिक्रिएट करो। ठीक है, जैसे कोई प्रिंसिपल आपको सिखा दिया तो आपको बोला कि अच्छा इससे एग्जाम्पल क्रिएट करो, इससे कोई आर्टिकल क्रिएट करो। समझ रहे हो ना, मतलब बच्चों की क्रिएटिविटी को बनाना। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग। आपको सिखाना और फिर देखना कि आप अपने उन सारी चीजों पे फोकस करो। ठीक है जी, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों का क्या है, दिस इज ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो टीचर बनना है तो आपको इन प्रिंसिपल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाओगे। टीचिंग के सारे प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी आपको बहुत जरूरी है। ठीक है जी,
यहां तक समझ आ गया? आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को, मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, बताइए किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब, डेमोक्रेसी मतलब समझ रहे हो ना, फॉर द पीपल बाय, मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब आपको भी बोलने का मौका देना। क्रिएशन रिक्रिएशन का मतलब पहले खुद से क्रिएट करके दिखाना बच्चों को, और फिर बच्चों को बोला कि आप भी क्रिएट करो, आप भी अपनी इनोवेशंस को इस्तेमाल करो। ठीक है जी, चलिए आगे आता फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। बहुत ध्यान से समझना, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, बहुत ध्यान से समझना। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? जहां पर फॉर्मेलिटीज होती हैं। फॉर्मल का मतलब जब आप किसी स्कूल में प्रॉपर जाते हो, भैया सुबह 7 बजे जाना है, ड्रेस पहन के जानी है, 7 लेक्चर लगेंगे, जहां पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जहां पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। लर्निंग बाय डूइंग को प्रैग्मेटिज्म भी बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। फॉर्मल का मतलब ये होता है। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल का मतलब होता है बेटा जो आप अपने घर से सीखते हो, जिसमें नो रूल्स। आप अपने मम्मी पापा से सीखते हो, आप अपने घर से सीखते हो, कहीं से भी सीखते हो, जो बाहर की दुनिया से सीखते हो, दैट इज इनफॉर्मल, दैट इज इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब जहां पर बहुत सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो। इनफॉर्मल का मतलब जहां पर कोई भी रूल नहीं है, आप अपने घर से, अपने मम्मी पापा से, अपने दोस्तों से सीखते हो, दैट इज इनफॉर्मल लर्निंग। और इन दोनों के बीच में आ जाता है नॉन फॉर्मल, जिसमें दोनों के कुछ फीचर होते हैं। नॉन फॉर्मल का मतलब क्या होता है? जहां पर कुछ चीजें आप लोग फॉर्मल की फॉलो करते हो, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एज सच कोई रूल्स नहीं होते हैं। जैसे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हो, जैसे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करते हो ना, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, जैसे आप स्कूल में सपोज करो डिबेट में कंपटीशन ले लिया, डिबेट में आपने कुछ जीता, पोइम राइटिंग में, दैट इज नॉन फॉर्मल। जो आप अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए यूज कर रहे हो, जो आप अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हो, दैट इज नॉन फॉर्मल। समझ आया? तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, और नॉन फॉर्मल इन दोनों के बीच आ जाता है। ठीक है जी, एक फोटो दिखाता हूं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एक सेकंड, जैसे ये देखो, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ भैया? एक प्रॉपर लोकेशन में किसी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आपको एक क्वालिफिकेशन मिलेगी। जैसे आपने कोई 5वीं की, 10वीं की, 8वीं की, तो दैट इज अब नॉन एजुकेशनल, सॉरी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहां पर एक हिस्सा हो, आप किसी सिस्टम का हिस्सा हो। इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ? इनफॉर्मल कभी भी कहीं भी सीख रहे हो, लोकेशन, इन एवरीडे लाइफ, नो क्वालिफिकेशन। समझ रहे हो ना आप? कुछ उसका कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मिल रहा है, राइट? देन आ जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी आप लोगों की नॉन फॉर्मल बोलते हो, जिसका एक स्ट्रक्चर तो होता है, मतलब ये डिपेंड करता है, नॉन सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन दोनों हो सकता है। नॉन फॉर्मल का मतलब क्या हुआ? कि आप सीख सकते हो एक्स्ट्रा, जो आप अपने स्किल्स को, आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सीख रहे हो, दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जैसे ओपन और डिस्टेंस लर्निंग होती है ना, ये वाला, जहां पर कुछ रूल्स हैं और कुछ नहीं है, जैसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, तो अब उसमें आप लोगों को प्रॉपर देखो, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ चीजें हमने फॉर्मल से ले ली और कुछ हमने इनफॉर्मल से ले ली, तो हमारे पास क्या बन गया? नॉन फॉर्मल लर्निंग बन जाती है। नॉन फॉर्मल जिसमें आप स्ट्रक्चर तो है, मतलब एक सिस्टम तो फॉलो कर रहा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है, अब जाओ ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है, जिसको आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोल देते हो।
इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसको हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है जी, ये बेसिक मीनिंग है, अभी एक एक करके इनको, जैसे जिम है, आप जिम ज्वाइन कर लिया, दैट इज नॉन फॉर्मल। ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर जो आप अपने करियर के लिए कर रहे हो या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कर रहे हो। जैसे सबसे पहले आता फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल का मतलब क्या हुआ, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो फॉर्मेलिटीज, जैसे कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो वो एक फॉर्मल सिस्टम था। जैसे अभी जो हमारी क्लास चल रही है, दिस इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्यों है कि स्ट्रक्चर तो है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने घर से बैठ के पढ़ रहे हो, जब आपका दिल करेगा तब पढ़ोगे, यस और नो, जब आपकी इच्छा होगी तब पढ़ोगे, लाइव देखना है देखोगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखोगे, छत पे बैठ के देखोगे, किचन में बैठ के देखोगे, रूम में बैठ के देखोगे, बालकोनी में, तो कोई रूल नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, स्ट्रक्चर तो है, सिलेबस तो है, पढ़ भी रहे हो, लेकिन कोई सर पे डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा कि आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया, समझ रहे हो ना, इस वजह से। तो फॉर्मल का मतलब होता है वर्टिकल रिलेशन बिटवीन पपिल एंड द टीचर, जहां पर हम टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन होता है, जहां पर नॉर्मली एक स्कूल में जाते हो, क्लासरूम में जाते हो, वहां पर एक सिस्टम होता है, एक सेटअप होता है, वहां पे जो भी आप सीख रहे हो दैट इज द पार्ट ऑफ योर फॉर्मल एजुकेशन। वो कहां पर चले जाते हो, फॉर्मल एजुकेशन बोल देते हो, उसको क्या बोल जाता है, फॉर्मल एजुकेशन। जैसे लर्निंग इन अ क्लासरूम, जहां पर आप लोगों को फिर सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने ये वाला कंप्लीट कर लिया भैया, अब आप अगली कक्षा में चले जाओगे, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल नहीं बोला, नॉन फॉर्मल ही बोला है। जो हमारी क्लास चल रही है दैट इज नॉन फॉर्मल। तो आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वहां पे जाके आप जो भी सीख रहे हो दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन एक टीचर स्टूडेंट के बीच में प्रॉपर रिलेशन होता है, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड बाय एक्सटर्नल एंटिटी, मतलब एक स्कूल के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं, सिलेबस होता है। देन आ जाता है डेफिनेट करिकुलम होता है, कोर्स होता है, इंडिविजुअल कंपटीशन होता है, गियर टुवर्ड द फ्यूचर होता है, नई नई चीजें सीखते हो, स्कूल है, कॉलेज है, प्रॉपर टाइम शेड्यूल होता है, कितने बजे कौन सा लेक्चर होगा, और उसके साथ साथ आपको सारी चीजों को क्या किया जाता है, एक सिस्टमैटिक वे में सिखाया जाता है, दैट इज फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है जहां पर बहुत सारे हार्ड एंड फास्ट रूल्स है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स। तो उन सारे हार्ड एंड फास्ट रूल्स को आपको क्या करना पड़ता है बेटा, फॉलो करना पड़ता है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको वो सारे हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये है आप लोगों की फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, कुछ इतना जरूरी नहीं है। देन आता है इनफॉर्मल। अब ध्यान से समझना, इनफॉर्मल का मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ फॉर्मल, जहां पर कोई रूल नहीं है, लर्निंग दैट गोज ऑन डेली लाइफ। आप अपनी जिंदगी में हर रोज सीखते हो, लोगों से सीखते हो, पेरेंट्स से सीखते हो, अपने दोस्तों से सीखते हो, जो अपनी जिंदगी में सीखते हो, दैट इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल एजुकेशन में भी पेरेंट टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू प्रिपेयर अ मील और राइड अ बाइसाइकिल। मम्मी पापा ने आपको गाड़ी चलाना सिखाया, मम्मी पापा ने आपको साइकिल चलाना सिखाया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग। जो आपने घर पे सीखा, जो आपने सोसाइटी से सीखा, जो आपने अपने दोस्तों से सीखा, लिखा हुआ ना, प्रैक्टिकल अडल्ट लर्निंग, समवन लर्निंग हिज मदर टंग। आप अपने मम्मी से अपनी मदर टंग, जो आपकी मां बोली है, वो सीख रहे हो, तो आप अपने घर में। हमारी जिंदगी की शुरुआत इनफॉर्मल लर्निंग से ही तो होती है। किससे होती है, इनफॉर्मल लर्निंग से ही होती है। हम कहां से आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले इनफॉर्मल लर्निंग को ही सीखते हैं अपने घर से। ठीक है जी। सो अ स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ लर्निंग, इफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बैंक लर्न अबाउट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस अ बैंक अकाउंट फ्रॉम समवन। जैसे आप बैंक में गए, आपने देखा कि अच्छा यार ये वाला बंदा बैंक का अकाउंट खुलवाने के लिए उस बंदे के पास गया, अच्छा ऐसा ऐसा है, तो आप सीख गए। स्पॉन्टेनियस लर्निंग, ऑन द स्पॉट सीख रहे हो, जिसमें कोई क्वालिफिकेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप अपने हिसाब से सीख पा रहे हो। तो टोटली नो रूल्स, नो रूल एट ऑल, इसमें कोई रूल ही नहीं है। देयर इज नो रूल एट ऑल, किसी तरीके का कोई रूल ही नहीं है। जब कोई रूल ही नहीं है तो उसको बोल दिया जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। आप सिंगिंग सीख रहे हो या कुछ भी घर पे जो भी सीख रहे हो, दैट इज इनफॉर्मल लर्निंग। अब इनफॉर्मल में इसको हम बोल देते हैं नेचुरल
स्पॉन्टेनियस और इंसिडेंटल एजुकेशन, नो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, कोई इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ, कोई करिकुलम नहीं है, कोई मेथड नहीं है, अपने हिसाब से सीख रहे हो, कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, इंडिपेंडेंट होती है, कोई सिलेबस नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं है, सब कुछ देख रहे हो, कुछ भी रूल नहीं है, बस अपने हिसाब से सीख रहे हो, बस जो भी सीख रहे हो, किसी को देख के सीख रहे हो, किसी को पढ़, कुछ भी सीख रहे हो, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। अब ध्यान से समझो, आप अगर कार अपने घर पे अपने पेरेंट्स से सीख रहे हो, दैट इज इनफॉर्मल, लेकिन अगर आप वही कार किसी ड्राइविंग स्कूल से सीख रहे हो, दैट इज नॉन फॉर्मल। समझ आया? मतलब एक ही चीज दोनों का पार्ट हो सकती है, डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे। आपके मम्मी पापा ने आपके घर पे आपको गाड़ी सिखा दी, तो जो घर पे गाड़ी सिखा दी दैट इज नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेकिन वहीं पर उस गाड़ी को, अब देखो उस गाड़ी के लिए आप किसी स्कूल को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो वो ऐसा कोई सिलेबस या कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सीख सकते हो, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा? वो नॉन फॉर्मल का पार्ट बन जाएगा, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ नॉन फॉर्मल। समझ आया? तो ये हो गया आप लोगों का इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसमें कोई रूल नहीं है, आप कहीं से भी कैसे भी सीख रहे हो, ठीक है, एडवांटेज। देन आ जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में द फर्स्ट वन प्लेज द रोल ऑफ फैसिलिटेटर, एक सेकंड, बेस्ड ऑन द वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, मतलब आप वॉलंटरली सीख रहे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो खुद से सीखते रहते हैं, कोई कोर्सेज करते रहते हैं, जैसे आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, आप कोई इंग्लिश स्पोकन का कोर्स कर रहे हो, दैट इज नॉन फॉर्मल लर्निंग। आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, आप कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो, दैट इज नॉन फॉर्मल, जिसको आप अपने करियर के लिए वॉलंटरली कर रहे हो, ठीक है, वॉलंटरली पार्टिसिपेशन, मतलब आपकी इच्छा तभी कर रहे हो, कोई दूसरा आपको फोर्स नहीं कर रहा, राइट। कैरिड ऑन द प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है, मतलब होती प्लान्ड है, टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्कूल, अदर फॉर्मली ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग इन द स्पेयर टाइम अंडर वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट एंड वेरिएबल सोशल इन्वायरमेंट, सोसाइटी में सीखते हो। जैसे बॉयज स्काउट्स एंड गर्ल गाइड्स डेवलप सम स्पोर्ट्स प्रोग्राम सच एज स्विमिंग कम्स अंडर नॉन फॉर्मल, आप कोई स्विमिंग सीख रहे हो, कोई फिटनेस प्रोग्राम है, कोई कम्युनिटी बेस्ड अडल्ट फोर्सेज है, फ्री कोर्सेज फॉर अडल्ट एजुकेशन डेवलप्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो ना? तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, जिसको आप नॉन फॉर्मल का नाम दे देते हो। आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, दैट इज अ टाइप ऑफ नॉन फॉर्मल लैंग्वेज। आप कोई लैंग्वेज सीखा, वो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बन गई। ठीक है जी, तो ये आप लोगों की नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, दिस इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इसके फीचर्स देखो, नॉन फॉर्मल इज प्लान्ड एंड टेक प्लेस अपार्ट फ्रॉम स्कूल सिस्टम, मतलब देखो अब देख रहे हो ना, अब उसका एक वो प्लान्ड तो है, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको गाड़ी सीखना है तो उसका एक स्ट्रक्चर तो है, उसका एक सिस्टम तो है, लेकिन वो सिस्टम को आपको कॉलेज या स्कूल में फॉलो करने की जरूरत नहीं है। द टाइम टेबल एंड सिलेबस कैन बी एडजस्टेबल, आप गाड़ी को बोलोगे, वो बोले कि 6 बजे आओगे, बोले नहीं यार 7 बजे आ जाऊंगा, नहीं 7 बजे नहीं 8 बजे आ जाऊंगा, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, चीजों को चेंज कर सकते हो। इट इज प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल, और इसमें ज्यादातर फोकस किस पे होता है, प्रैक्टिकल या वोकेशनल एजुकेशन पे होता है। कोई हायरार्किकल रिलेशन नहीं है, एजुकेटर वो सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबल होती है, आपको जो जरूरत है, ठीक है। जैसे आपको गाड़ी सीखना है तो वो आपकी जरूरत है, अब मेरे को वो आती है तो वो मेरी जरूरत नहीं रही, जब मैंने सीखी थी तो वो नॉन फॉर्मल का पार्ट हो गई थी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कोई लिमिट नहीं होती है, फीस या सर्टिफिकेट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और ज्यादातर इसमें प्रोफेशनल स्किल्स, वॉलंटरी एजुकेशन, इंटेंशनलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। समझ रहे हो ना, कितना सिंपल तरीके से यहां पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया। आप स्कूल में सीख रहे हो तो फॉर्मल है, घर पे सीख रहे हो तो इनफॉर्मल है, कहीं से ओपन डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे हो तो दैट इज नॉन फॉर्मल। तो नॉन फॉर्मल इन दोनों के बीच में आ जाता है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये फॉर्मल हुआ, ये इनफॉर्मल हुआ, इसके बीच में आ जाता है, जहां पर कुछ चीजें फॉर्मल से ली जाती हैं और कुछ चीजें इनफॉर्मल से ली जाती हैं।
उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल ये तीनों चीजें हैं, और इसका चार्ट मैं आप लोगों को घर से पढ़ने के लिए दूंगा। यहां पर आप लोगों को इसका एक पूरा चार्ट भी मिल जाएगा, देख रहे हो ना, फॉलो एज अ सिलेबस। इस नॉन फॉर्मल में एक सिलेबस तो हो सकता है, लेकिन वो फॉर्मल इन्वायरमेंट के बाहर होता है, और इनफॉर्मल हर जगह पे होता है, कोई सिलेबस नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आप अपनी लर्निंग को और एनहांस करना चाहते हो, आप अपनी लर्निंग को और एनहांस करना चाहते हो। ठीक है जी। तो ये इसका ये देखो वॉलंटरली है, अब आपकी इच्छा तो आप सीखोगे, आपके डिसीजन होते हैं, कोई असेसमेंट एज सच नहीं होती है। यहां असेसमेंट सिर्फ आप लोगों की फॉर्मल में ही होती है, इनफॉर्मल में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और ये तब जाते हो आप जब आपको एक अंदर से मोटिवेशन आती है। अब हर कोई तो गाड़ी नहीं सीखता है ना, अब हर कोई तो गाड़ी नहीं सीखता। अब जिसको गाड़ी सीखना है सिर्फ वही सीखेगा। तो ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपकी देखने को मिल जाती है, और स्ट्रक्चर्ड होता है, प्लान्ड होता है, फैसिलिटेटेड होता है, लेकिन कोई उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको फॉलो कर सकते हो। यू कैन फॉलो इट विद द फ्लेक्सिबिलिटी। आपको जैसे सही लगता है आप उस तरीके से फॉलो कर सकते हो। यस, नॉन फॉर्मल में आपको पार्टिसिपेट मतलब समझ रहे हो ना, ये प्रैक्टिकल होता है। दिस इज बेसिकली प्रैक्टिकल। ये क्या होता है आपका, ज्यादातर प्रैक्टिकल होता है, और आप अपने किसी स्किल को इंप्रूव करने के लिए, कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नॉन फॉर्मल। ठीक है जी। तो ये आप लोगों का पूरे का पूरा कंपैरिजन चार्ट है। ठीक है जी। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंपल है। स्कूल में सीखा दैट इज फॉर्मल, घर पे सीखा दैट इज इनफॉर्मल, इन दोनों के अलावा कहीं सीखा दैट इज नॉन फॉर्मल। कितना कंफ्यूज हो रहे हो? अब आप खुद से ही कुछ भी एग्जांपल बना रहे हो, सर ये क्या होगा, वो क्या होगा। अरे भाई आपको बेसिक नेचर बता दिया। अब एक चीज फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में आ सकती है। अब हमें एग्जांपल्स पे ये समझने की वो कहां फिट हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया गाड़ी सीख रहे हो, घर पे सीखा तो नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल, और कहीं किसी ड्राइविंग स्कूल से सीखा तो इनफॉर्मल, सॉरी नॉन फॉर्मल। समझ आया? तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स पे फोकस नहीं करना, पहले आप लोगों को वो जो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल उस वर्ड पे फोकस करना है कि वो वर्ड का मतलब क्या हुआ, क्यों उस वर्ड को फॉर्मल बोलते हैं, मतलब रूल्स हैं। इनफॉर्मल मतलब नो रूल्स, नॉन फॉर्मल का मतलब कुछ रूल्स हैं और कुछ रूल्स नहीं है। अभी जो अभी पढ़ रहे हो दैट इज नॉन फॉर्मल। हमारी क्लास क्या है, इनफॉर्मल है ना, नॉन फॉर्मल है, यस। फॉर्मल है नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज नॉन फॉर्मल, दैट इज नॉन फॉर्मल। आगे आता है टीचिंग कॉन्टिनम। टीचिंग कॉन्टिनम का मतलब क्या हुआ कि टीचिंग के साथ कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो टीचिंग के साथ कनेक्टेड है। वैसे इसमें से हमने कुछ पढ़ लिया, कुछ पेंडिंग है, वो मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। टीचिंग कॉन्टिनम का मतलब क्या हुआ कि बेटा टीचिंग के साथ कुछ टीचिंग के दो बेसिक फीचर्स आ जाते हैं, जिसमें हम एक साइड पे हम ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन चेंज द बिहेवियर, और एक होता है किसी के नॉलेज को, बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी? जब हम किसी के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, इफ वी वांट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ समवन, तो उसके लिए अभी ये सब वर्ड का मीनिंग मैं बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। किसी के बिहेवियर को मतलब आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। जब आपके बिहेव को चेंज करना है तो उसमें आपकी कंडीशनिंग की जा सकती है या फिर आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। ठीक है जी, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको कंडीशनिंग की जा सकती है या फिर ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब ये क्या होता है वो आगे पढ़ाऊंगा। और अगर आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके सोचने के तरीके को, या आपका जो नॉलेज बेस है उसको चेंज करना हो, तो उसके लिए आपको या तो इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं या फिर इंडोक्ट्रिनेशन किया जा सकता है। अब इसमें से
ट्रेनिंग वर्ड मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ट्रेनिंग क्या होता है। अब हम समझते हैं इन सभी वर्ड्स का मीनिंग कि कंडीशनिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है और इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, क्योंकि ये आप लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इसको दोबारा नहीं पढ़ना। सबसे पहला आता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? कंडीशनिंग का सबसे पहला मतलब होता है आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करना। पहले समझ लो, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और ये कैसे डेवलप होती है? इसमें आपको कॉन्टिन्यूसली कुछ चीजों को रिपीटिव नेचर में आप लोगों को पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। जैसे बोलते हैं कि कंडीशनिंग कैसे होती है। कंडीशनिंग कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जांपल, आप हर रोज सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, कितने साल हो गए, तो वो क्या हो रखा है? वो आपकी कंडीशनिंग हो गई है। क्या हो गई है? आपकी कंडीशनिंग हो गई। आपको पता है कि सुबह उठूंगा तो मैं ब्रश करूंगा, तो वो आपकी एक बिहेवियर का पार्ट बन चुका है कि आप सुबह उठते ही ब्रश करोगे। क्या करोगे? ब्रश करोगे। तो कंडीशनिंग का मतलब होता है आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करना किसी स्टिमुलस के साथ। अब देखो यहां पर एक वर्ड है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि आपको कोई चीज ऐसी दिखाना या आपको देना जिसके हिसाब से आप रिएक्ट करोगे, जिसको देख के आप कुछ एक्ट करोगे। इसमें आप पावलो की आगे एक थ्योरी भी पढ़ोगे, पावलो की थ्योरी भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। यहां पर आप लोगों को एक स्टिमुलस दिया जाता है। अब उस स्टिमुलस को देख के आप एक पॉजिटिव बिहेव करते हो और फिर लगातार धीरे धीरे उस स्टिमुलस को इंक्रीज किया जाता है जब तक वो बिहेवियर में आपके मॉडिफिकेशन नहीं आ जाती। रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर। जैसे आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, तो सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो आप क्या करते हो? अलार्म लगाते हो। तो ये जो अलार्म है ये भी एक कंडीशनिंग है। पहले दिन अलार्म लगा तो आप उठ गए, दूसरे दिन 20, 25, 30 दिन लगातार आप अलार्म बजा और उठना शुरू हो गए, तो उस चीज को रिपीट किया जा रहा है, लगातार रिपीट हो रही है। तो अब आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं है कि उस टाइम पे आपकी पर्टिकुलर खुद ही आंख खुल जाएगी, क्योंकि वो आपके बिहेवियर का हिस्सा बन चुका है। तो कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ कि आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, आपकी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं। सो इसमें आपके बिहेवियर को लगातार रिपीट करना पड़ता है। जितनी बार आपके बिहेवियर को रिपीट करेंगे उतनी बढ़िया कंडीशनिंग होगी। और यह सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है। अगर लर्निंग का, टीचिंग का कोई सबसे छोटा हिस्सा है जो सबसे बेसिक है, तो वो क्या है? कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है, उसके लिए आपके बिहेवियर को लगातार रिपीट करने वाली एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करवानी पड़ेंगी। बार बार वो चीजें आप लोगों के सामने आएंगी तो आपका बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा? मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? एक सेकेंड। क्लियर है जी? सो ये है कंडीशनिंग, जहां पर बार बार आपके सामने आपके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, चीजों को रिपीट किया जाता है, जिससे आप लोगों के अंदर एक चेंज है वो देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने आपको अलार्म की एग्जांपल दे दी है, या आगे ये टॉपिक भी पूरा डिटेल में आएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है और ओपेरेंट कंडीशनिंग क्या होता है। स्टिमुलस मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको कोई काम करने के लिए आकर्षित करती है। स्टिमुलस का मतलब साइन देना, साइन देना कि आपको बताना कुछ। ठीक है जी, साइन देना, दैट इज कंडीशन। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? दिस इज व्हाट वी कॉल कंडीशन। तो इसमें आपके बिहेवियर को लगातार क्या किया जाता है?
रिपीट किया जाता है जब तक आप उस बिहेवियर को प्रॉपर फॉलो नहीं कर लेते। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो दो चीजों के बीच में लिंक क्रिएट किया जाता है और उससे आप लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। अब टीचिंग और कंडीशनिंग में क्या फर्क है? देखो, कंडीशनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए ना, वो हमें पता है। जैसे आपकी मम्मी बोलती है कि अगर तुम सुबह 5 बजे उठेगा तो तेरे को एक चॉकलेट मिलेगा, है ना? तेरे को क्या मिलेगा? एक चॉकलेट मिलेगा। तेरे को एक चॉकलेट मिलेगा। तो वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, मतलब आपको सुबह 5 बजे उठना है क्योंकि आपको चॉकलेट मिलेगा। अगर 5-10 दिन लगातार आपको चॉकलेट मिलेगा तो आप फिर ऑटोमेटिकली सुबह उठना शुरू कर दोगे। तो ये एक चीज तो फिक्स है, दैट इज की करिकुलम। करिकुलम फिक्स मतलब आपको सुबह 5 बजे उठाना है, दैट इज द मेन टारगेट। टीचिंग में आप लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है, कंडीशनिंग में आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कंडीशनिंग में क्या किया जाता है? आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है। इसका स्कोप तो बहुत बड़ा होता है, और क्योंकि कंडीशनिंग सबसे छोटा होता है, समझ रहे हो ना, सबसे पहला लेवल है टीचिंग में, सबसे लोएस्ट लेवल है आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करने का। देन आता है रीइंफोर्समेंट। देखो, रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीटिशन ही बोल देते हो आप। बार बार चीजों को रिपीट किया जाता है तभी आपका बिहेवियर मॉडिफाई होता है। क्योंकि कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट, बार बार आपको पॉजिटिवली क्या किया जाता है? मोटिवेट किया जाता है। मतलब अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट किया जाता है, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको नेगेटिवली मोटिवेट किया जाता है। जैसे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होती है। देन आ जाता है करिकुलम। करिकुलम है वो बहुत बड़ा होता है, इसमें एक चीज पे ही फोकस किया जाता है। टेक्निक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीटेशन सब्जेक्ट जरूरत नहीं है इसमें। जब तक आप चीजों को रिपीट करोगे बिहेवियर को, जब तक आप उस बिहेवियर को एक्वायर नहीं कर लेते हो, तब तक आप उस बिहेवियर को रिपीट करते रहोगे। जब तक आप सुबह 5 बजे खुद से उठने नहीं लग जाओगे, कोई आपको उठाने नहीं आएगा, तब तक आपको अलार्म लगा के उठना पड़ेगा, तब तक आपको अलार्म के थ्रू ही उठना पड़ेगा। ठीक है जी, दैट इज अबाउट कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या होगा? कि आपके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा रहा है, आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम आपको कंडीशनिंग कर रहे हैं, आपके बिहेवियर के अंदर चीजों को रिपीट करके बार 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 बार। ठीक है जी। देन आता है ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। ट्रेनिंग किसी स्किल की होती है। ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है? ट्रेनिंग किसी स्किल की होती है। एक पर्टिकुलर स्किल के लिए कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी हो सकती है और कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी हो सकती है। ठीक है, कि एक शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है और दूसरा आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। आप चीजों को क्या करते रहते हो? सीखते रहते हो। क्या करते रहते हो? सीखते रहते हो। जब आप उस स्किल को सीख जाते हो तो फिर आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ जाता है। क्या हो जाता है? एक परमानेंट चेंज है वो आपको देखने को मिल जाता है। परमानेंट चेंज है वो आपके बिहेवियर में देखने को मिल जाता है। राइट? सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज एंड स्किल फॉर डेफिनेट पर्पस। आप कंप्यूटर सीखना चाह रहे हो तो उसके लिए आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, तो वहां पर आप लोगों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको क्या दिया जा रहा है बेटा? आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जब आप प्रॉपर सीख जाते हो तो फिर उस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं रहती। प्रैक्टिकली आप क्या करते हो? सीख रहे हो। कैसे सीख रहे हो? यू आर लर्निंग प्रैक्टिकली। आप चीजों को कैसे सीख रहे हो? आप चीजों को प्रैक्टिकली सीख रहे हो। अब अगर टीचिंग को ट्रेनिंग के साथ कंपेयर करोगे तो क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है? पहला तो टीचिंग सेल्फ इनिशिएटेड होती है, मतलब खुद से भी सीखते हो, लेकिन ट्रेनिंग आप खुद से नहीं ले सकते, है ना? उसके लिए कोई ना कोई पर्सन आपको चाहिए जो आपको सिखाएगा। तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और टीचिंग का जो फोकस होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे होता है, मतलब ब्रॉड होता है, एक बड़ी चीज को सिखाया जाता है। लेकिन इसमें जो फोकस होता है
वो किसी स्पेसिफिक स्किल्स पे होता है, सिर्फ एक स्किल पे फोकस किया जाता है। देन हमारे पास जो टीचिंग है उसमें थ्योरेटिकल होता है, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। तो फीडबैक है, आपकी प्रोग्रेस को गिव्स फीडबैक टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, जैसे आप लोगों ने कोचिंग में देखा था। वट इट इज, नई नॉलेज गेन करना चाहते हो और आप एक एग्जिस्टिंग नॉलेज की एप्लीकेशन देख रहे हो, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, बेसिक है, अंडरस्टैंडिंग होती है यहां पर और यहां पर डूइंग होता है। तो ट्रेनिंग का पर्पस क्या हुआ कि भैया आप किसी चीज को लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हो, यू आर डूइंग इट बाय हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, लर्निंग बाय डूइंग, इस पे फोकस इस चीज पे होता है। प्रैक्टिकली सीख रहे हो, कंप्यूटर सीख रहे हो, गाड़ी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो जिसमें आपके प्रैक्टिकल स्किल्स का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है बेटा? आपके प्रैक्टिकल स्किल्स का इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन आता है इंडोक्ट्रिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दिस इज इंडोक्ट्रिनेशन, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। और इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना। और ये ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से चेंज की जाती, यूज होती है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव भी यूज करते हैं, हम इसको नेगेटिव भी यूज कर लेते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन को बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से यूज किया जाता है। मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूं। इसमें बच्चे के पास कोई स्कोप नहीं है कि वो टीचर से सवाल पूछ ले। माइंड वॉश इज द कीवर्ड। जैसे जो टेररिस्ट होते हैं उनको इंडोक्ट्रिनेट कर दिया जाता है, उनको क्या बोल दिया जाता है कि भैया तुम ये करोगे तो तुम्हें ऐसा होगा वैसा होगा। तो छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के, 12-12 साल के खुद को बम से उड़ा देते हैं। कैसे होता है? क्योंकि उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। तो जब आपके थॉट प्रोसेस को कोई चेंज करने की कोशिश करता है, जहां पर आपके पास स्कोप नहीं है बात करने का, आपको मुंह पे उंगली रख के बैठना पड़ेगा, आपके पास कोई स्कोप नहीं है बात करने का। सिर्फ जो सामने वाला है, जो समझाना चाहता है, जैसे पढ़ाना चाहता है वही करेगा। आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन। सो इट इज आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है उसको क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। आप पे कोई चीज को इंपोज कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है, आप पे कोई चीज को थोप दिया जाता है, आपकी अपने सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो आप आंखें बंद करके आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जाता है, आपके माइंड को मैनिपुलेट कर दिया जाता है और आप उस तरफ चले जाते हो। अब ये जो पॉलिटिशियन है ये कैसे करते हैं? मेरे को एक बात बताओ, हमारे देश में जो सरकारें हैं वो कैसे बनती हैं? वो कैसे बनती हैं? वो बनती है धर्म के नाम पे। जब कोई इलेक्शन का टाइम आता है तो एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़का दिया जाता है और उनकी लड़ाई हो जाती है। अब ऐसा ही होता है। वो कैसे लड़ जाते हैं लोग? क्योंकि उनको इंडोक्ट्रिनेट कर दिया जाता है। उनको एक धर्म से दूसरे धर्म के खिलाफ इतनी नफरत भर दी जाती है कि उनको एक दूसरे, जो आपके दोस्त होते हैं वो भी दुश्मन लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक XYZ रिलीजन के साथ रिलेट करते हैं। तो ये इंडोक्ट्रिनेशन है, ये कौन इस्तेमाल करता है? ये पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, ये टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं, मीडिया के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और ये सबसे हाईएस्ट लेवल है जिसमें किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है, किसी के माइंड को वॉश किया जा सकता है, किसी के दिमाग में चीजों को अच्छा बुरा तरीके से डाला जा सकता है। तो यहां पर आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो विदाउट क्रिटिसिज्म एंड क्वेश्चनिंग। अब जैसे देखा होगा आप लोगों ने, जैसे कोई बंदा अगर सरकार की बात मान रहा है ना, अब ऐसा तो नहीं कि हर सरकार अच्छी होती है या बुरी होती है। अब आपको सरकार के बारे में सारी अच्छी बातें आपके पूरा दिन दिमाग में डाली जा रही हैं, तो कोई आपको लॉजिकली आके भी बोलेगा कि यार ठीक है सरकार ये अच्छा कर रही है, ये बुरा कर रही है, इस पे भी फोकस है, तो आप मानोगे ही नहीं। यूट्यूब पे जाके देखिए, ऐसे आपको कितने सारे बेवकूफ लोग हैं जो सरकार के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकते। अरे भाई, अगर अच्छा हो रहा है तो बहुत सारी चीजें खराब भी हो रही हैं। तो लॉजिकली तो यही है ना कि जो अच्छा हो रहा है उसकी जिम्मेवारी ले रहे हो, उसका क्रेडिट ले रहे हो, तो जो गलत हो रहा है उसकी जिम्मेवारी भी लो। लेकिन नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह चीज बिठा दी गई है कि नहीं नहीं भाई सब ठीक है, कुछ खराब नहीं है। यस, दिस इज व्हाट वी कॉल इंडोक्ट्रिनेशन। जब आपके सोचने समझने की शक्ति को ले लिया जाता है,
जब आपको दिमागी तौर पे बीमार कर दिया जाता है, जब आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है जी। हाउ इट इज द हाईएस्ट लेवल, क्यों? क्योंकि किसी के दिमाग को चेंज करना, दिस इज द हाईएस्ट लेवल। इससे पहले वाली चीजें बेसिक हैं, लेकिन दिस इज डन बाय द एडवांस मीन्स। ठीक है जी। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? सर अंधभक्त है, बात अंधभक्त वाली नहीं है, या कुछ एग्जैक्टली कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हर तरफ यही चल रहा है। सरकारें ऐसे बन रही है, मीडिया भी ऐसे चला रहा है, इवन के टेररिज्म भी ऐसे फैल रहा है, सब चीजें इसी तरीके से चलती हैं। आजकल तो पब्लिकली ये सब किया जा रहा है, पब्लिकली ये सब चीजें की जा रही। ठीक है जी। तो ये हाईएस्ट लेवल इस वजह से हो जाता है क्योंकि अगर आपको ये करना आ गया तो समझ लो कि भैया आप सरकार बना भी सकते हो, गिरा भी सकते हो, दैट्स इट। ठीक है जी। अब अगर आप इसको देखो, ये देखो इंडोक्ट्रिनेशन समझ रहे हो ना, आपके दिमाग में जो डाला जा रहा है। अब जैसे क्या होता है कि छोटे बच्चों के दिमाग में नफरत फैला दी जाती है, वही है। अगर जैसे अब छोटा बच्चा है, वो एक XYZ टीचिंग के साथ रिलेट कर रहा है, रिलीजन के साथ रिलेट करता है, उसको पहली क्लास से ही दूसरे रिलीजन के खिलाफ नफरत भर दी जाए, तो बच्चा जब 10वीं 12वीं में आएगा तो भाई वो तो एकदम से जहर डाल रखा है उसके दिमाग में। तो ये चीजें हैं वो इस तरीके से काम करती हैं। ठीक है। तो ये इंडोक्ट्रिनेशन होता है, क्यों? क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया जाता है, आपके दिमाग को चेंज कर दिया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अंदर घुसा दिया जाता है, फिर आप खुद से नहीं सोचते हो क्या सही है क्या गलत है ना? हाँ, ये पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर मैं आप लोगों के दिमाग की इंडोक्ट्रिनेशन कर दूं, इन द सेंस कि मैं आपको अच्छी बातें बोलूं, मैं आपको बोलूं बेटा कि ये जो टीवी पे बैठ के ज्ञान दे रहे होते हैं कि आज गाय को चारा डाल देना, इनसे बचो, ये कुछ नहीं करते हैं आपको आपकी, तो वो एक पॉजिटिव वे में हो गया। और अगर मैं आपको डराऊं कि नहीं नहीं सुबह उठते ही अपनी राशि पढ़ो, तुम इस धर्म के हो तो तुम इस धर्म को नफरत करो, तो नेगेटिव। तो दोनों तरीके से काम करता है। तो टीचर इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर वाइड कंसेप्ट की बात करें तो ये एक नेगेटिव टर्म की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है जी। अब अगर आप इसको टीचिंग के साथ कंपेयर करोगे तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक बायस्ड अप्रोच होती है। बायस्ड का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो बंदा आपको ये पढ़ाना चाहता है, जो करना चाहता है, वही आपसे करवा रहा है। दूसरा, इसमें आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। इंडोक्ट्रिनेशन इज एसोसिएटेड विद अ नेगेटिव काइंड ऑफ टीचिंग। इसमें ज्यादातर नेगेटिवली ही होता है, ठीक है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। इसी वजह से इसको ब्रेन वॉशिंग का नाम भी दिया जाता है। दिस इज द रीजन वी कॉल इट ब्रेन वॉश करना, कि भाई ब्रेन वॉश हो जाता है आपको। ठीक है जी। भी बता तो दिया, टीचिंग में मैं ही इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से यूज करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि आप अच्छे तरीके से सोचे, है ना, किसी के भी अंधभक्त ना बने, इवन के मेरे भी ना बने। जहां मैं गलत हूं मेरे को भी बताइए, क्योंकि किसी का फैन ना बनो, ठीक है, किसी के फॉलोअर बनो, किसी के फैन मत बनो। जब आप किसी को फॉलो करते हो ना तो आप उसके अच्छे बुरे दोनों देखते हो, लेकिन जब आप उसके फैन बन जाते हो ना तो फिर आपको उसकी बुराइयां दिखनी बंद हो जाती। ठीक है जी। ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है बेटा इंडोक्ट्रिनेशन। एजुकेशन और इंडोक्ट्रिनेशन देख रहे हो ना। एजुकेशन का मतलब टीच टू समवन इन अ फॉर्मल वे, लेटिंग द चिल्ड्रन लिबर्टी एंड थिंक देयर आइडियाज। मतलब एजुकेशन में आप बच्चों को सोचने समझने का मौका देते हो, बच्चे खुद से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में आप उनके दिमाग में आइडियाज को डाल देते हो, इंप्लांट कर देते हो कि भाई ये चीज सच्चाई है, ये ऐसा है तो ऐसा ही रहे। ठीक है जी। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? तो ये होता है आप लोगों का इंडोक्ट्रिनेशन। देन आता है इंस्ट्रक्शन। देखो इंस्ट्रक्शन का बेसिक मीनिंग होता है गिव एंड टेक, बस, इसमें और कुछ नहीं है। टीचर ने आपको एक ऑर्डर दिया, आपने उस ऑर्डर को फॉलो किया, दैट्स इट। और इसका बेसिक नेचर है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल होता है, ऑर्डर दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है।
टीचर ने आपको बोला जाओ कुर्सी लेके आओ, तुम कुर्सी लेके आओ, जाओ स्केल लेके आओ, चाय लेके आओ, बस टीचर ने तुम्हारे मुंह पे ऑर्डर मारा, तुमने ऑर्डर को माना, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होता इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शंस में कुछ नहीं होता। प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, टीचर्स प्रिपेयर्ड होते हैं, इफेक्टिवली होता है, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होता है, कमांड समझ रहे हो ना। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, इट इज नथिंग। इट इज का मतलब क्या हुआ कि बस आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हो, और ये हमेशा फॉर्मल होती है, ये हमेशा फॉर्मल होता है। तो आप इसमें अपनी नॉलेज को एक्वायर करते हो, आप अपनी नॉलेज को एक्वायर करते हो बेटा, और आप लोगों को बस इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। दिस इज इंगेजिंग स्टूडेंट्स विद द कंटेंट, ठीक है। आपको कंटेंट दे दिया, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो ये कुछ ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन से। तो ये इसमें आप लोग ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो बेटा, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, अपने बच्चों को ऑर्डर दे रहे हो कि ये काम इस तरीके से काम करना है और ये काम इस तरीके से करना है, ठीक है। ओके, दैट्स इट। इंस्ट्रक्शन में समझ रहे हो ना। ये वाला आप चार्ट अपना घर से पढ़ लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। मैंने इसी वजह से सब चीजों को ना कंपैरेटिव चार्ट में दिया हुआ है, क्योंकि मैं क्लास में आप लोगों को डिटेल में पढ़ा देता हूं, और जब आप खुद से कंपैरिजन चार्ट पढ़ते हो तो ज्यादा लंबे समय तक जाता रहता है। देखो समझ रहे हो ना, कार्बन कॉपी और फोटो कॉपी, मतलब टीचर ने जो बोल दिया वैसा ही हो जाना, तो इट इज अ फंक्शनल थिंकिंग। मतलब आप लोगों को एक काम किया जाता है, तो स्किल डेवलपमेंट हो गया, चाहे हाउ समथिंग इज डन, ठीक है। तो इतना ही है, इससे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इससे सवाल आप लोगों को नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट योर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ये चार्ट मिल जाएगा, चारों पांचों चीजों को एक जगह पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस चार्ट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे, हमने काफी सारी चीजों को कवर किया है। अभी आपको 10 मिनट के अंदर अंदर इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी साथ ही साथ आपको पीडीएफ मिला करेगी। पहले अभी मैंने आज से डिसाइड किया है कि भाई अब आपको पीडीएफ बिल्कुल भी लेट नहीं करनी है, और सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी पीवाईक्यू और उसकी रिवीजन है उसको स्टार्ट करें, ठीक है जी। तो ये चीज आप पढ़ लीजिएगा, जितना भी करवाया है इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे तरीके से। जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए इन चीजों को पढ़ना, उतना याद करना आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।